नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है कर्नल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। हम लोग पढ़ रहे थे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जिसका पहला भाग हमने पिछले वीडियो में आपको पहुंचाया था। आज हम उसके आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट में हम रिकैप करेंगे उस पहले भाग को। थोड़ा सा आप लोग जान लेंगे तो फिर ठीक रहेगा आगे पढ़ने में। यहाँ आप देखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इसमें हमने आपको सारे तरीके बताए थे कि कैसे आप इसको देखेंगे, किस नज़रिए से, प्रश्नों के लिहाज से इसका पूरा परिचय दिया गया था। इसके बाद धारा 3 विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित था, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया आपको बताई गई थी कि कैसे कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उन्हें विचारण के प्रकरण कैसे दिए जाते हैं, यानी कि किस न्यायाधीश के पास कौन सा मामला जाएगा, वह अपनी शक्तियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। धारा 5 में इसके विषय में आपको विस्तृत जानकारी दी गई थी। यहाँ तक हमने भाग 1 में पढ़ा था। अब हम आपको भाग 2 के जरिए आगे क्या होना है, अपराध क्या है, दंड क्या है, इस पर हम आपको लेकर के आते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं पहला पार्ट और डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए सलाह है कि पहले वो भाग 1 को देख लें, उसका नोट्स बना लें, पेन और पेपर ले करके उसको समझ लें। उसके बाद भाग 2 पर आएँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा समझने के लिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं अपराध। अपराध एवं शास्ति। शास्ति को दंड कहा जाता है। दंड यानी पनिशमेंट को विधि में शास्ति शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो अपराध क्या होता है, यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत क्या करना अपराध है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, ये इस भाग में आपको मिलेगा, यानी अपराध एवं शास्ति वाले भाग में। तो देखिए धारा 7, इसमें सबसे पहले आप एक काम करिए, लोक सेवक द्वारा, इस द्वारा शब्द को अंडरलाइन कर दीजिए। धारा 8 में देखिए लोक सेवक पर शब्द को अंडरलाइन कीजिए। धारा 9 में लोक सेवक पर, यहाँ भी अंडरलाइन कीजिए। धारा 10 लोक सेवक द्वारा। द्वारा और पर, ये इसमें शामिल ऐसे शब्द हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपराध कौन कर रहा है। जैसे लोक सेवक द्वारा पद के अनुक्रम में, इसका मतलब है कि ड्यूटी करते हुए, पद के अनुक्रम में कार्य करते हुए वैध पारिश्रमिक यानी जो उसको वेतन मिलता है से भिन्न पारितोषिक यानी धन ग्रहण करना। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए कि एक लोक सेवक यानी एक सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी करते हुए जो उसे वेतन प्राप्त होता है, उस ड्यूटी के बदले अलग से कोई धन ग्रहण करता है। साधारण भाषा में आप इसको कहते हैं घूस लेना। तो ये द्वारा का मतलब क्या हुआ, लोक सेवक द्वारा, यानी अपराध कौन कर रहा है, लोक सेवक। दूसरा है लोक सेवक पर भ्रष्ट साधनों से असर डालना, यानी कि लोक सेवक यहाँ कार्य नहीं कर रहा है, लोक सेवक पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा असर डाला जा रहा है। भ्रष्ट साधन यानी घूस देना। तो धारा 7 में हुआ घूस लेना लोक सेवक के द्वारा अपने वैध कार्य, अपनी ड्यूटी के बदले। और धारा 8 कह रही है कि कोई अन्य व्यक्ति है जो भ्रष्ट साधनों के द्वारा लोक सेवक पर असर डालने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि यहाँ धारा 8 के तहत लोक सेवक अपराध नहीं कर रहा है, कोई अन्य व्यक्ति अपराध कर रहा है। आगे देखिए, लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिए पारितोषिक लेना, यानी यहाँ भी पर है। जैसे कोई सरकारी अधिकारी है, एक हायरार्की होती है। जैसे मान लीजिए आप सब इंस्पेक्टर हैं, तो आपके ऊपर बड़े अधिकारी हैं, एडिशनल एसपीसीओ है, एडिशनल एसपी हैं, उसके ऊपर पुलिस अधीक्षक हैं, आगे हायरार्की बनी होती है। तो कहीं न कहीं आप उनके प्रेशर में होते हैं अगर उनका कोई निर्देश आता है तो। यहाँ धन की बात नहीं है,
आप लोक सेवक होते हुए धन नहीं ले रहे हैं, यानी घूस नहीं ले रहे हैं, लेकिन अपने उच्चाधिकारी के प्रभाव में अगर काम करते हैं, किसी मंत्री महोदय के प्रभाव में काम करते हैं, किसी पारिवारिक सदस्य के कहने पर कार्य करते हैं, या अपने किसी मित्र के कहने पर कार्य करते हैं, और वो मित्र, वो परिवार का सदस्य, वो मंत्री महोदय या वो आपके उच्चाधिकारी उस कार्य को करवाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति से धन लिए होते हैं, तो वह भी इस अधिनियम के दायरे में आएंगे और अपराधी माने जाएंगे। इसको वैयक्तिक असर यानी अपने व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए असर डाला जा रहा है लोक सेवक पर। तो यहाँ भी कोई अन्य व्यक्ति असर डाल रहा है, यानी अपराध कर रहा है। धारा 10 में जब आप आते हैं तो यहाँ है लोक सेवक द्वारा, यानी अब फिर से लोक सेवक अपराध कर रहा है। लोक सेवक द्वारा धारा 8 और 9 के अपराधों के उत्प्रेरण मतलब मोटिवेशन के लिए दंड। अब देखिए यहाँ पर धारा 8 में क्या है, लोक सेवक पर भ्रष्ट साधनों से असर डालना, यानी कि आप लोक सेवक को घूस देना चाहते हैं या कोई भी ऐसा प्रलोभन देना चाहते हैं जिससे वो आपके अनुसार कार्य करे, तो धारा 8 में आप दोषी हो जाएंगे। धारा 9, आप व्यक्तिगत फ़ायदा उठाना चाहते हैं मित्रता का, पारिवारिक संबंधों का, तो आप दोषी हो जाएंगे। लेकिन धारा 10 कह रही है कि स्वयं लोक सेवक प्रयास कर रहा है, आपको ऑब्लाइज करने के लिए अपनी तरफ से मोटिवेशन दे रहा है कि मेरे ऊपर आप भ्रष्ट साधनों से असर डाल सकते हैं, आप व्यक्तिगत फ़ायदा उठा सकते हैं, आप के लिए मैं कुछ करने को तैयार हूँ, इस तरह का अगर वो दुष्प्रेरण कर रहा है तो अपराध घटित हो अथवा नहीं, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, अपराध घटित हो अथवा नहीं, लोक सेवक को दंडित किया जाएगा, यानी अपराध मान लिया जाएगा। अब ये जो शुरू की 3 धाराएं हैं, ये इसके लिए 3 वर्ष से 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। ध्यान रहे, पुरानी किताबें अगर आप पढ़ रहे हैं, संशोधन से पहले जो ड्राफ्टिंग हुई 2013-14 में और जो 2018 में लागू हो चुका है, उस संशोधन से पहले आप देखेंगे तो यहाँ 6 माह से 5 वर्ष का कारावास का प्रावधान था, ये बदल चुका है, अभी है 3 से 7 वर्ष तक का कारावास। और यहाँ पर इस धारा के लिए जो प्रावधान है वो है 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास। बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है ये इस टॉपिक का, फिर से आप एक बार इसको देख सकते हैं। यानी 7 में सीधे शब्दों में जाइए तो धारा 7 लोक सेवक द्वारा घूस लेना, धारा 8 लोक सेवक को घूस देना, धारा 9 व्यक्तिगत असर डालना, और धारा 10 में लोक सेवक द्वारा घूस लेने और व्यक्तिगत असर डालने के लिए उत्प्रेरित करने जैसे अपराध हैं। तो ये एक नेचर है अपराध का। इसके आगे और भी अपराध हैं, जैसा कि हमने कहा था धारा 15 तक अपराध मिलेंगे, 16 में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूंगा, एक सवाल पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में क्या जुर्माने का प्रावधान है, तो जुर्माने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, यानी किसी भी अपराध के लिए कारावास के साथ साथ जुर्माने की निश्चित रकम का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 16 में प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीश जुर्माना निर्धारित करते समय लोक सेवक द्वारा लिए गए धन या संपत्ति के मूल्य को ध्यान में रखेगा। हो सकता है कि ज़्यादा घूस लिया हो, ज़्यादा धन लिया हो, तो जुर्माना कैसे निर्धारित किया जा सकता है? जिस हिसाब से जितना उसने घूस लिया है या संपत्ति लिया है, उस हिसाब से जुर्माने का निर्धारण होता है। आइए देखते हैं धारा 11 में। धारा 11 लोक सेवक द्वारा कार्यवाही के बदले किसी कारोबार से संबद्ध व्यक्ति से प्रतिफल के बिना
कोई मूल्यवान वस्तु लेना। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल धारा 7 की तरह है। धारा 7 में लोक सेवक अपनी ड्यूटी के बदले अपने वेतन के अतिरिक्त आपसे धन ले रहा था। धारा 11 में वह धन नहीं ले रहा है, बल्कि वह कोई संपत्ति प्राप्त कर रहा है, कोई गिफ्ट ले रहा है, प्रतिफल के बिना, यानी बिना मूल्य चुकाए। यहाँ प्रतिफल के बिना का मतलब है, बड़ी लंबी व्याख्या है विधि में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में। प्रतिफल के बिना का मतलब है कि वाजिब प्रतिफल। जैसे कोई वस्तु, जैसे ये वस्तु मान लीजिए 100 रुपये की है और इसका प्रतिफल अगर उसने 50 रुपये दिया है, 25 रुपये दिया है, तो अधिनियम के अनुसार ये भी बिना प्रतिफल के माना जाएगा। ये भी गलत अपराध यानी भ्रष्टाचार माना जाएगा। जिस व्यक्ति के लिए कार्य किया गया है, वैध कार्य, उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति से भी अगर कोई वस्तु प्राप्त हो रही है उसी कार्य के संदर्भ में, तो वह भी इस धारा के दायरे में आएगा। यानी कि कारोबार से संबद्ध व्यक्ति या उस व्यक्ति से संबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, जैसे उसका दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी हो सकता है, जो उसमें हित रखता हो या ना भी रखता हो, पर उस व्यक्ति से उसका संबंध है और उसी कारोबार, उसी कार्यवाही के बदले वो वस्तु ली जा रही है, जिसका प्रतिफल, वाजिब प्रतिफल नहीं चुकाया जा रहा है, तो वह धारा 11 के तहत अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, लोक सेवक का ऐसा कृत्य। और इसके लिए उसे 6 माह से 5 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। धारा 12 में देखिए क्या है। धारा 7 और 11 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड बड़ा आसान है, क्योंकि अब आप धारा 7 पहले से जानते हैं, यानी लोक सेवक द्वारा अपना कार्य करने के बदले धन लेना। धारा 11 अपना कार्य करने के बदले कोई वस्तु लेना, यानी दोनों में लोक सेवक द्वारा घूस के रूप में धन या कोई संपत्ति ली जा रही है। और इन दोनों कार्यों को करने का अगर वह दुष्प्रेरण करता है, यानी वह कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे इन दोनों चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, यानी कि उसकी मंशा ऐसी है कि उसे धन चाहिए या फिर धारा 11 के तहत कोई संपत्ति चाहिए, ऐसा करने के लिए वह दुष्प्रेरित करता है, तो धारा 12 के तहत उसे दंडित किया जाएगा। और दंड का प्रावधान है 3 से 7 वर्ष तक। धारा 13 बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान लगाइएगा। लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार। देखिए, अवचार का मतलब होता है दुरुपयोग करना। आपराधिक अवचार, क्योंकि अधिनियम में लोक सेवक के ऐसे कार्यों को अपराध घोषित किया गया है, इसलिए इस अवचार को नाम दिया गया आपराधिक अवचार। जैसे आप लोक सेवक हैं, आप एक इंस्पेक्टर हैं, आपको सरकारी संपत्ति मिली है, गाड़ियां मिली हैं, रहने के लिए आवास मिले हुए हैं, और अगर उनका आप अपने लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या अपने किसी सगे संबंधी दोस्त के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं, सरकारी ड्यूटी के लिए जो निर्धारित चीज़ें हैं उसके अलावा उसका इस्तेमाल करते हैं, अपने पद का किसी अन्य के लिए आप लाभ उठाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को आपराधिक अवचार कहा गया है। और इसमें कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक का कारावास आपको हो सकता है। कई बार होता है, सरकारी संपत्ति मिली हुई है, सरकारी गाड़ी मिली हुई है, उससे वो कोई दूसरा काम, व्यक्तिगत कार्य करते हैं, उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, उनकी सेवा हो रही है, उनका अवभगत हो रहा है, तो ये सब आपराधिक अवचार के अंतर्गत आ जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट धारा है, याद रखिएगा।
अब देखिए धारा 14, यहाँ है धारा 8, 9 और 12 के अधीन अभ्यासतः, अभ्यासतः अपराध करना। अभ्यासतः अपराध करना का अर्थ है बार बार अपराध करना, यानी प्रैक्टिस हो गई हो आपकी। ये होता क्या है कि जब आप पकड़े जाते हैं और जांच होती है तो देखा गया कि एक ही बार आपने ऐसा किया है या एक से अधिक बार ऐसा किया है। अगर आपने एक से अधिक बार ऐसा किया है तो उसे अभ्यासतः अपराध करना बोलते हैं। 8 क्या था? भ्रष्ट साधनों से असर डालना। 9 क्या था? वैयक्तिक असर डालना। 12 क्या है? 7 और 11 के अपराधों के दुष्प्रेरण, यानी कि सब तो आ गया, 7 और 11 आ गया इसके ज़रिए, 12 के ज़रिए, और 8 और 9 तो पहले से ही है। यानी कि अब तक जो आपने अपराध पढ़े हैं, अगर कोई लोक सेवक उसको बार बार करता है तो फिर इसे अभ्यासतः अपराध करना कहा जाता है। और ये वही धारा है जो कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में सबसे कठोर दंड का प्रावधान करती है, और इसमें 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। तो उम्मीद है कि धारा 14 तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिकैप कराता हूँ आपको। यानी धारा 7 में घूस लेना लोक सेवक द्वारा, धारा 8 में लोक सेवक को घूस देना, 9 में लोक सेवक पर व्यक्तिगत असर डाल करके कार्य करवाना और उसके लिए किसी से धन लेना, धारा 10 में 8 और 9 के अपराधों का दुष्प्रेरण लोक सेवक द्वारा करना, घटना हो चाहे ना हो, लोक सेवक दोषी हो जाएगा। 11 में लोक सेवक अपने कार्य के बदले कोई संपत्ति ले रहा है। 12 में दुष्प्रेरण कर रहा है। 13 में औचार हो रहा है। और धारा 14 में इन अपराधों को बार बार करने के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 15 प्रयत्न के लिए दंड है, यानी कि जो अपराध इसमें दिए गए हैं, अगर कोई भी व्यक्ति उसका प्रयास भी करता है तो किसी भी अपराध का प्रयत्न भी दंडनीय होता है। तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक का प्रावधान इसमें किया गया है संशोधित नियमों के अनुसार। धारा 16 जुर्माना, जिसका हमने पहले ही जिक्र कर लिया है। यानी कि जुर्माना निर्धारित करते समय विशेष न्यायाधीश इस बात का ध्यान रखेगा कि लोक सेवक ने कितना धन लिया है या कितनी संपत्ति लिया है, उसके हिसाब से जुर्माना निर्धारित किया जाएगा। तो एक सवाल आता है कि कभी कभी तो इन धाराओं से अलग अलग सवाल आएंगे कि कौन सा अपराध किस धारा में है। एक सवाल आता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का विवरण किन धाराओं में है। तो धाराओं का एक समूह दे दिया जाता है, जैसे धारा 1 से लेकर के 5 तक, धारा 7 से लेकर के 15 तक, धारा 18 से लेकर के 24 तक। इस तरह से भी सवाल बनते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि धारा 7 से लेकर के 15 या 16 दिया हुआ है, तो उसमें आप मान सकते हैं कि अपराध इन्हीं धाराओं में वर्णित है। अब अपराध हो गया एक व्यक्ति के द्वारा, लोक सेवक के द्वारा या एक दूसरे सामान्य व्यक्ति के द्वारा अपराध हो गया। तो अब जो हमने कैटेगरी बनाई थी पिछले वीडियो में कि किस क्रम में हम इसको पढ़ेंगे, अब इन अपराधों की हमें करनी है विवेचना। तो चलिए आते हैं विवेचना पर। मामले का अन्वेषण बोलते हैं। अन्वेषण को इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, जिसको कानूनी भाषा में विवेचना भी बोलते हैं। जांच शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि विवेचना और जांच में एक बारीक फर्क होता है, उसको आप जानेंगे सीआरपीसी पढ़ते वक्त। फिलहाल यहाँ जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन है, अन्वेषण है। आप इसको एक ही रूप में ले सकते हैं और समझने का प्रयास कीजिए। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सवाल निश्चित रूप से बनेगा किसी न किसी पेपर में, क्योंकि कई सेटों में पेपर होते हैं।
अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, यानी कौन व्यक्ति है जो अन्वेषण करेगा इन अपराधों की। तो देखिए कैटेगरी बनाई गई है। पहला ये है क, ख और ग। दिल्ली में पुलिस निरीक्षक इन मामलों की जांच करता है। दिल्ली में पुलिस निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद तथा अन्य महानगरीय क्षेत्र जहां पुलिस में कमिश्नरी प्रणाली लागू है। होता क्या है कि कमिश्नरी प्रणाली दो तरह की है। एक सिविल सर्विसेज में है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, जो मंडलायुक्त होते हैं, ये तो सभी जगहों पर है। लेकिन पुलिस में कमिश्नरी प्रणाली हर जगह नहीं होती। राज्य सरकार के ऊपर है कि वह कहाँ पर लागू करती है। तो मुंबई में देखा होगा फिल्मों में आपने, हमारे यहाँ आईजी, डीआईजी, एसपी, सीओ ऐसे लोग मिलते हैं पुलिस में, लेकिन फिल्मों में आपने देखा होगा एसीपी, डीसीपी, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये लोग वहाँ होते हैं, ये पदाधिकारी, जहाँ पुलिस में कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के दो शहरों में, लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। तो जहाँ पर पुलिस में कमिश्नरी प्रणाली होती है वहाँ सहायक पुलिस कमिश्नर जांच करेंगे, यानी कि एसीपी। सहायक पुलिस आयुक्त होते हैं एसीपी, वो जांच करेंगे। अन्य कोई स्थान है तो वहाँ पर डिप्टी एसपी जांच करेंगे, यानी पुलिस उपाधीक्षक। अब देखिए, दिल्ली में पुलिस निरीक्षक विवेचना करेगा, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद या कोई भी ऐसा शहर जहां पर पुलिस में कमिश्नरी व्यवस्था लागू है, वहां पर सहायक पुलिस कमिश्नर यानी कि एसीपी जांच करेगा और अन्य स्थान पर पुलिस उपाधीक्षक जांच करेगा। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, कई बार एक ही शहर में इन पदाधिकारियों की संख्या एक से ज़्यादा होती है। एक से ज़्यादा पुलिस उपाधीक्षक हैं, एक से ज़्यादा सहायक पुलिस आयुक्त हैं, तो वह अधिकारी जांच करेगा जिसे राज्य सरकार इस मामले में निर्देश दे। अब चलते हैं धारा 18 में। धारा 18 को आपको मैं लिख करके समझाता हूँ। यहाँ आप समझिएगा। धारा 18 इसमें है बैंक खातों आदि की जांच। बैंक खातों आदि की जांच है। होता क्या है कि इस मामले में जो लोग अभियोजित हैं, यानी जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, कहा गया है धारा 18 में कि किसी विधि के होते हुए भी पुलिस अधिकारी उनके बैंक खातों और खाता बहियों व अन्य दस्तावेजों की जांच कर सकेगा और बैंक इस मामले में उस अधिकारी को सहायता देगा। अब समझिएगा, किसी विधि के होते हुए, इसका मतलब है जैसे आपका अकाउंट है, क्या कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है ये बैंक से पूछ सकता है और बैंक उसे बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि विधि कहती है कि उस अकाउंट की जानकारी अकाउंट होल्डर को ही दी जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजित हैं तो पुलिस अधिकारी आपके बैंक खाते की जांच कर सकेगा किसी विधि के होते हुए भी। बैंक इस मामले में सहयोग करेगा। एक बात और कही जा रही है कि ये जो जांच होगी वो पुलिस अधीक्षक रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा, इससे ऊपर का ही अधिकारी जांच कर सकता है, या फिर ऐसे अधिकारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को
अधिकृत न कर दिया गया हो। अगर अधिकृत कर दिया गया है तो वह अन्य अधिकारी भी जांच कर सकेगा। तो धारा 18 में बैंक खातों आदि की जांच है। इसके बाद हम चलते हैं धारा 19 में। धारा 19 है अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। होता क्या है, ये लोक सेवक के लिए है। कोई भी सरकारी अधिकारी, जो धारा 2 में आपको लोक सेवक की परिभाषा बताई गई है, उसमें शामिल किसी व्यक्ति के ऊपर जब कोई मुकदमा चलता है तो मुकदमा चलाने से पहले, अभियोजन मतलब मुकदमा चलाने से पहले सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो वही धारा 19 प्रावधान करती है कि किसकी स्वीकृति ली जाएगी। तो कहा गया कि संघ के मामलों में नियोजित व्यक्ति के लिए, नियोजित मतलब जो केंद्र सरकार के मामलों में यानी उनके विभागों में अटैच हैं, उनके अधीन कार्य कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार की सहमति ली जाएगी। और जो लोग राज्य सरकार के लिए काम कर रहे हैं, राज्य के मामलों में नियोजित हैं, उनके लिए राज्य सरकार की सहमति ली जाएगी। मतलब केंद्र यानी संघ सरकार के अधीन अगर आप काम कर रहे हैं तो केंद्र सरकार की अनुमति, राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे हैं तो राज्य सरकार की अनुमति। किसी अन्य व्यक्ति के लिए, कोई अन्य व्यक्ति जो न इस सरकार के अधीन है, न इस सरकार के अधीन है, या फिर किसके अधीन है, इस बात का संदेह उत्पन्न हो गया है, कोई शंका उत्पन्न हो गई है कि किसकी स्वीकृति ली जानी चाहिए, तो वहाँ उस व्यक्ति की स्वीकृति ली जाएगी जो उस समय उसे पद से हटाने में सक्षम है, यानी पद से हटाने के लिए अधिकृत है, उसकी सहमति ली जाएगी। अब ये संदेह कैसे उत्पन्न होता है, सवाल ये भी है। संदेह इस बात से उत्पन्न होता है, जैसे हमने लोक सेवक की जो परिभाषा आपको बताया, उसमें कुछ बातें ऐसी भी थी, जैसे कोई सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक संस्था है जिसे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है, कोई अधिकरण है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसी संस्थाओं को, ऐसे अधिकरणों को कुछ हद तक सहायता केंद्र से प्राप्त होती है और कुछ सहायता राज्य से प्राप्त होती है। मान लीजिए कोई संस्था है जिसमें 50% सहायता केंद्र से प्राप्त हो रही है, 50% सहायता राज्य से प्राप्त हो रही है, और उसका ये कर्मचारी है, तो फिर किसकी सहमति ली जाए, केंद्र की सहमति ली जाए या फिर राज्य की सहमति ली जाए। तो यहाँ पर शंका उत्पन्न हो जाएगी, यानी संदेह की स्थिति बन जाएगी। तो धारा 19 कह रही है कि यहाँ उस व्यक्ति की सहमति ली जानी चाहिए जो उसे उस वक्त पद से हटाने के लिए सक्षम है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब धारा 19 के बाद प्रकीर्ण उपबंध आ जाते हैं, यानी कि अब आप मिसलेनियस यानी कि विविध रूप में इसको समझेंगे, और यहाँ से अब आपको क्रम से धाराओं को पढ़ना आवश्यक नहीं रह जाता है। बहुत सारी प्रक्रिया से जुड़ी हुई बातें होती हैं, आप वही समझेंगे जो कि आपके लिए आवश्यक है। देखिएगा, धारा 20, जहाँ लोक सेवक वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषिक ग्रहण करता है वहाँ उपधारणा। इसका क्या मतलब है? उपधारणा मतलब मेंटलिटी, यानी न्यायालय जो कुछ मान करके चलता है पहले से, अगर उसके विरुद्ध साबित ना हो तो वही सत्य माना जाएगा। तो सवाल क्या है, जहाँ लोक सेवक वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषिक ग्रहण करता है, मतलब अपने पद पर कार्य करते हुए अपनी ड्यूटी के बदले उसने कोई और धन किसी से लिया है, यानी घूस लिया है, और ऐसा उसके ऊपर आरोप लगाया गया है और उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय यह मान करके चलेगा कि उसने इस अपराध को किया है। कब तक? जब तक कि प्रतिकूल सिद्ध ना कर दिया जाए, यानी कि यह सिद्ध ना कर दिया जाए
कि वह निर्दोष है। सामान्यतः दंड विधि में अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसके विरुद्ध आरोप सिद्ध ना हो जाएं, लेकिन इस अधिनियम में थोड़ा सा अलग है। यहाँ लोक सेवक को तब तक दोषी माना जाएगा जब तक कि वह निर्दोष ना सिद्ध हो जाए, ऐसी उपधारणा की जाएगी। धारा 21 में कहा गया है अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। सक्षम साक्षी, ये शब्द मूल विधि पढ़ते हुए बहुत बार आएगा अलग अलग अधिनियमों में। इस सक्षम साक्षी का अर्थ ध्यान से आप समझ लीजिए। सक्षम साक्षी का मतलब, जैसे इस चैप्टर के पहले भाग में धारा 5 पढ़ाते हुए हमने बताया था आपको कि अगर संयुक्त अपराधियों में से कोई सरकारी गवाह बन जाता है तो विशेष न्यायाधीश उसे क्षमादान दे सकता है। उसी के रेफरेंस में है, यानी कि अभियुक्त जिसके ऊपर अपराध का आरोप लगा हुआ है उसे, पहला पॉइंट समझिएगा, उसे उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी आरोप लगा है तो दूसरा पक्ष साबित करे। अभियुक्त क्यों साबित करेगा भाई? तो अभियुक्त को अपने ही खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि अभियुक्त अगर साक्ष्य देना चाहता है तो वह अपने आवेदन पर ही देगा, यानी स्वयं वह आवेदन करेगा कि मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूँ, तभी वो साक्ष्य उससे लिया जा सकता है। और मान लीजिए ऐसा आवेदन करने के उपरांत बाद में वह साक्ष्य देने में विफल रह जाता है, मान लीजिए उसका मन बदल गया, तो उस अभियुक्त के विरुद्ध कोई उपधारणा नहीं की जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं माना जाएगा कि इसने जो साक्ष्य देने का वादा किया था अब वो नहीं दे रहा है तो ये दोषी ही होगा, ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा। नहीं दे रहा है तो बस नहीं दे रहा है। हालांकि उसके लिए कुछ अलग कानून हैं कि कोई इस तरह का गवाह है जो पीछे हट जाता है तो कुछ प्रावधान होते हैं, न्यायाधीश कभी कभी इस पर रेगुलेशन भी लगाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन सामान्यतः उसके विरुद्ध कोई उपधारणा नहीं की जाएगी, यानी उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी और उसे दोषी भी नहीं माना जाएगा। अभियुक्त से न्यायालय में कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जिससे उसकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो और जिस प्रश्न का उस मामले से कोई सीधा संबंध ना हो। अब वकील साहब हैं, मान लीजिए पूछ ही लेते हैं अदालत में, तो बस इतना है कि अभियुक्त उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी सक्षम साक्षी होना का मतलब है कि अभियुक्त से स्वयं उसके विरुद्ध साक्ष्य नहीं लिया जाएगा। अभियुक्त अपने आवेदन पर ही साक्ष्य दे सकता है। अभियुक्त अगर आवेदन के बावजूद भी साक्ष्य देने में विफल हो जाए तो उसके खिलाफ कोई उपधारणा नहीं की जाएगी। अभियुक्त से कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जिसका मामले से संबंध ना हो और जिससे उसकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो अभियुक्त उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसको बोलते हैं सक्षम साक्षी होना, और ये बहुत सारे अधिनियमों में आपको मिलेगा, तो इसलिए सक्षम साक्षी का अर्थ समझना आवश्यक हो गया था। धारा 24, रिश्वत देने वाले व्यक्ति का स्वयं के कथन पर अभियोजित ना होना। लीगल लैंग्वेज है, कभी कभी आप 2 लाइन पढ़ते हैं और आपको लगता कितना कठिन है ये। हालांकि उतना कठिन नहीं होता अगर आप शब्दों पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या है ये, रिश्वत देने वाले व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति ने लोक सेवक को रिश्वत दिया है का स्वयं के कथन पर, यानी वह खुद जाकर के न्यायिक कार्रवाई के दौरान ऐसा कथन करता है, यानी कि वह खुद FIR उस लोक सेवक के विरुद्ध लिखवाता है कि मैंने इस अधिकारी को रिश्वत दिया है,
पर अभियोजित न होना। अगर वो ऐसा कथन करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। उदाहरण से समझिए इसको। मान लीजिए कि मैं एक लोक सेवक हूँ और आपने मुझे घूस दिया है। आपने दिया है, मैंने लिया है। धारा 7 के तहत मैं भी अपराधी हूँ और धारा 8 के तहत आप भी अपराधी हैं। लेकिन अगर आप स्वयं से सामने आ जाते हैं और जा कर के रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मैंने घूस दिया है, तो मुकदमा सिर्फ मेरे ऊपर चलेगा, आपके ऊपर नहीं चलेगा। आप अभियोजित नहीं किए जाएंगे। ये उन व्यक्तियों के लिए एक छूट, एक सुविधा, एक प्रेरणा दी गई है कि आप अगर आपसे घूस लिया गया है तो आप खुल करके सामने आइए। हम आपके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाएंगे, हम उस अधिकारी या उस लोक सेवक के खिलाफ ही मुकदमा चलाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जो लोग घूस दिए हैं या उनको प्रताड़ित किया गया है या दबाव बना करके घूस लिया गया है सरकारी अधिकारी के द्वारा, वो उस सरकारी अधिकारी के खिलाफ सामने आ सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे, अगर आप सामने नहीं आते हैं, अधिकारी भी सामने नहीं आता है, कोई तीसरा व्यक्ति जाकर के रिपोर्ट लिखवा देगा, तो धारा 7 के तहत लोक सेवक और धारा 8 के तहत आप दोनों अभियोजित हो जाएंगे। फिर हम आ जाते हैं अब धारा 25 में। अब प्रकीर्ण उपबंधों का बिल्कुल समापन हो रहा है, यानी सेना, नौसेना, वायुसेना संबंधी अन्य विधियों का प्रभावित न होना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सेना पर लागू नहीं होता। सेना के साथ जो सेना से संबंधित, यानी जैसे नेवी है या फिर बीएसएफ है, बहुत सारे अंग हैं इसके, उस पर ये विधि लागू नहीं होती है। जो गुप्तचर संस्थाएं हैं उस पर भी ये विधि लागू नहीं होती है। सेना, नौसेना, वायुसेना जो शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर अगर ऐसा नहीं कि हाँ भ्रष्टाचार होगा तो मुकदमा ही नहीं चलेगा। यहाँ अगर भ्रष्टाचार होता है तो सेना की अपनी विधि है, उसके न्यायालय हैं। आपने सुना होगा कोर्ट मार्शल के बारे में। कोर्ट मार्शल विभागीय कार्रवाई का एक तरीका होता है। तो अगर सेना में ऐसा कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो उसको अपनी विधि के अनुसार देखते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सेना पर लागू नहीं होता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। धारा 27 अपील एवं पुनरीक्षण। सीधा अर्थ है कि विशेष न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध जो अपील होगी वो सीधे उच्च न्यायालय में होगी। पहले भी मैं बता चुका हूँ इसको न्यायिक कार्रवाइयाँ पढ़ाते हुए इस चैप्टर के भाग 1 में। पुनरीक्षण का मतलब है कि विशेष न्यायाधीश का जो न्यायालय होगा वो उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करेगा। उस पूरी की पूरी जो कंट्रोलिंग होगी वो उच्च न्यायालय की ही होगी, यानी कि पुनरीक्षण भी उच्च न्यायालय करेगा और अपील भी उच्च न्यायालय में हो सकेगी विशेष न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद 28, 31, 29, 30, 31 में ऐसा कुछ है नहीं जो आपके लिए आवश्यक हो। 28 में कहा गया है कि यह विधि अन्य विधियों के परिवर्धन यानी मजबूती के लिए होगी। इस विधि के द्वारा किसी अन्य विधि में कोई कमी नहीं की जाएगी। बाकी निरसन होता है इस विधि के को लेकर के प्रावधानों को आप यहाँ पर समाप्त मान सकते हैं। अगर आप भाग 1 और भाग 2 यानी जो कि पिछले वीडियो और इसमें आपको पढ़ाया गया है, अगर इसको सही तरीके से आप पूरा पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आप कम से कम एक प्रश्न की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। किस्मत अच्छी रही तो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में एक से अधिक सवाल आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ आकर के ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम आपको इन विषयों के विषय में बताते रहेंगे। परीक्षा की रणनीति वगैरह, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम क्या है, इसके लिए भी एक वीडियो हम
आपको देने वाले हैं, तो आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको रिवाइज करके पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।